हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। ये वैद्युत रसायन चैप्टर का 4th वीडियो है। इससे पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल की संरचना, गैल्वेनी सेल पर बाह्य विभव का प्रभाव, सेल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की उपयोगिता, सक्रियता श्रेणी, नंद समीकरण से साम्य स्थिरांक, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व जिसमें प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन। इससे पहले इनकी डेफिनेशंस, चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। यदि इसकी बात करें तो सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर प्रबल एवं दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की चालकता घटती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन विलयन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। और चालकता क्या होती है, इकाई आयतन का चालकत्व चालकता कहलाती है। तो इकाई आयतन विलयन में आयनों की संख्या घट जाने के कारण तनुता बढ़ाने या सांद्रता घटाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलर चालकता, लैम्डा एम पर प्रभाव। सांद्रता या तनुता का मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। सांद्रता कम करने या तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता लैम्डा एम बढ़ती है, क्योंकि वह कुल आयतन V बढ़ जाता है, क्योंकि इसका कुल आयतन का मान बढ़ जाता है, जिससे एक मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। चूँकि हम जानते हैं कि लैम्डा एम बराबर, चूँकि तनुता बढ़ाने या सांद्रता कम करने से एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन बढ़ जाता है। हम जानते हैं लैम्डा एम बराबर कापा अपॉन सी, अर्थात चालकता अपॉन सांद्रता, या लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी अपॉन एन, जहाँ एन सी क्या होती है, एन अपॉन वी, एन पदार्थ के मोल अपॉन आयतन, अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ही सांद्रता होती है। तो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी अपॉन एन, एन का मान यदि 1 हो, एन बराबर 1, तो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी। तो इससे हम कह सकते हैं कि आयतन को यदि हम बढ़ाते हैं तो उससे मोलर चालकता का मान बढ़ता है। यद्यपि कि कापा अर्थात चालकता का मान घटता है, परंतु चालकता में जो कमी होती है वो आयतन में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, यहाँ आयतन में वृद्धि कापा में कमी की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण मोलर चालकता का मान, यद्यपि चालकता घटती है परंतु मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। सांद्रता के साथ लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के में अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर सांद्रता, प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव की यदि बात करें तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है तथा इसे निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है, और इस समीकरण को डिबाई हाकल ऑनसेगर समीकरण कहते हैं। समीकरण क्या है, लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता बराबर लैम्डा एम नॉट अर्थात सीमांत मोलर चालकता माइनस ए इंटू अंडर रूट सी, या सी की पावर हाफ। यहाँ ए स्थिरांक, सी सांद्रता तथा लैम्डा एम नॉट सीमांत मोलर चालकता है। सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता है। लैम्डा एम बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता। नेक्स्ट हम देखते हैं जब लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता को सी की पावर हाफ अर्थात रूट सी के विपरीत आलेखित करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका अंत्यखंड लैम्डा एम नॉट तथा ढाल ए होता है। जैसा कि आरेख से स्पष्ट है, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता की पावर हाफ और मोलर चालकता के मध्य में यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल KCl के लिए, KCl जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य होता है।
तो जैसे जैसे हम सांद्रता को कम करते हैं या तन्यता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है और एक स्थिति पर शून्य सांद्रता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान लैम्डा एम नॉट अर्थात सीमांत मोलर चालकता होता है जो आरेख को काटता है। किसी और इसका ढाल ए होता है। किसी विलायक तथा ताप पर ए का मान वैद्युत अपघट्य के प्रकार अर्थात विलयन में वैद्युत अपघट्य के वियोजन से प्राप्त धनायन तथा ऋणायन के आवेश पर निर्भर करता है। अतः KCl पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट CuSO4, CaCl2 को क्रमशः एक एक, चूंकि इसके आयनन से K+ और Cl- प्राप्त होता है जिन पर चार्ज एक एक होता है। CuSO4 के आयनन से Cu2+ और SO4 2- प्राप्त होता है जिस पर 2 चार्ज होता है। CaCl2 के आयनन से Ca2+ और Cl- आयन प्राप्त होते हैं जिस पर क्रमशः 2 और 2+ और 1- चार्ज होता है। इनको क्रमशः 1-1, 2-2 एवं 2-1 वैद्युत अपघट्य कहते हैं। समान प्रकार के सभी एवं 2-1 वैद्युत अपघट्य कहते हैं। समान प्रकार के सभी वैद्युत अपघट्यों के लिए ए का मान समान होता है। यदि समान प्रकार के वैद्युत अपघट्य उनके लिए ए का मान समान होगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर सांद्रता या तन्यता का प्रभाव। यदि इसकी बात करें तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में प्रारंभ में सांद्रता अधिक होने पर वियोजन कम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, NaCl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो विलयन के अंदर बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, जैसे एसीटिकॉन CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में प्रारंभ में सांद्रता अधिक होने पर वियोजन कम होता है, लेकिन इनकी तन्यता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम के अकॉर्डिंग जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की हम तन्यता बढ़ाते हैं तो उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और इसके लिए हम इसी आगे चल कर के एक फॉर्मूला भी देखेंगे। इसके लिए हम आगे चल कर के एक फॉर्मूला भी देखेंगे कि वियोजन स्थिरांक जो हमको प्राप्त होता है C∝² यदि इससे हम ये कह सकते हैं, यदि अल्फा का मान बहुत कम है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको हम कह सकते हैं कि K = C∝² या C = KA/C का √, या अल्फा बराबर √KA/C, या अर्थात अल्फा समानुपाती 1/√C। अर्थात जैसे जैसे हम सांद्रता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अल्फा कम होता है, अर्थात सांद्रता को कम करने पर या तन्यता बढ़ाने पर अल्फा का मान बढ़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इनकी तन्यता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, जिससे 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मोलर चालकता λm का मान बढ़ जाता है। अतः निम्न सांद्रता के समीप तन्यता बढ़ाने पर λm अर्थात मोलर चालकता का मान तेजी से बढ़ता है, जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए एसीटिकम, यदि मोलर चालकता और सांद्रता के मध्य हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ इस प्रकार का हमको प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम सांद्रता को घटाते हैं या तन्यता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है, और शून्य सांद्रता के समीप या अनंत चालकता के समीप इसका मान तेजी से बढ़ जाता है। उदाहरण एसीटिकम जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमांत मोलर चालकता λm0 क्या होता है। यदि सीमांत मोलर चालकता की बात करें तो किसी विलयन की अनंत तन्यता लगभग शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता λm0
कहते हैं, ये आपको याद रखना। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट ज्ञात करना। मोलर चालकता लैम्डा एम तथा C⁻½ के मध्य ग्राफ से लैम्डा एम के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन से लैम्डा एम नॉट का मान प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य का वियोजन या अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य का वियोजन लगभग पूर्ण हो जाता है, लेकिन इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसका वास्तविक मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अनंत तनुता पर या विलयन की बहुत कम सांद्रता पर चालकता बहुत कम हो जाती है, जिसका वास्तविक मान ज्ञात करना संभव नहीं होता। अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम नॉट का मान अप्रत्यक्ष विधि होती है, कोलराउस नियम से ज्ञात किया जाता है। एक अप्रत्यक्ष विधि कोलराउस नियम की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात करते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम नॉट का मान कोलराउस नियम से ज्ञात किया जाता है। कोलराउस नियम क्या है? कोलराउस का नेक्स्ट देखते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लैम्डा एम नॉट के मान के परीक्षणों के आधार पर आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया, और ये नियम क्या कहता है? कोलराउस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग होती है। उदाहरण के लिए NaCl, कोलराउस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के लिए लैम्डा एम नॉट NaCl बराबर लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस के योग के बराबर होती है। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनों की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ लैम्डा नॉट Na प्लस व लैम्डा नॉट Cl माइनस क्रमशः सोडियम एवं क्लोराइड आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं हैं। यदि एक वैद्युत अपघट्य वियोजन पर V प्लस संख्या में धनायन या V माइनस संख्या में ऋणायन देता है, तो इसकी सीमांत मोलर चालकताएं लैम्डा एम नॉट बराबर V प्लस इंटू लैम्डा नॉट प्लस V माइनस इंटू लैम्डा नॉट माइनस के गुणनफल के योग के बराबर होती है। यहाँ लैम्डा नॉट प्लस व लैम्डा नॉट माइनस क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताएं हैं। उदाहरण Al2SO4 होल थ्राइस के लिए लैम्डा एम नॉट Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस। ये 2 कहाँ से आए? जब Al2SO4 का होल थ्राइस इसको हम तोड़ते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस इसको तोड़ने पर ये बनता है 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो एल्यूमिनियम आयनों की संख्या 2 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया। सल्फेट आयनों की संख्या 3 है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, सबसे पहले अनुप्रयोग की यदि बात करें तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट ज्ञात करने से पहले हमने देखा प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम नॉट का मान लैम्डा एम तथा C⁻½ के मध्य वक्र से के बहिर्वेशन से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम नॉट का मान लैम्डा एम और C⁻½ के मध्य वक्र के बहिर्वेशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसे कोलराउस नियम से निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए एसीटिक अम्ल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इसकी लैम्डा एम नॉट CH3COONA सोडियम एसीटेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा NaCl सोडियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकताओं से ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है और प्रबल वैद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस नियम से ज्ञात की जा सकती है। लैम्डा एम नॉट एसीटिक अम्ल बराबर लैम्डा नॉट एसीटेट आयन
प्लस लैम्डा नॉट H प्लस आयन के योग के बराबर होगी। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट HCl तथा NaCl से लैम्डा एम नॉट सोडियम एसीटेट बराबर लैम्डा नॉट एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट सोडियम आयन के योग के बराबर होगी। लैम्डा एम नॉट HCl की जो सीमांत मोलर चालकता होगी बराबर लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस के योग के बराबर होगी। लैम्डा एम नॉट NaCl लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस के योग के बराबर होगी। तो लैम्डा एम नॉट एसीटिक अम्ल बराबर इन तीनों का यदि हम इन तीनों की सहायता से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एसीटिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट एसीटिक अम्ल बराबर लैम्डा एम नॉट HCl प्लस लैम्डा एम नॉट सोडियम एसीटेट माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl। चूँकि एसीटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता के लिए केवल H प्लस की सीमांत मोलर चालकता और एसीटेट आयन की सीमांत मोलर चालकता चाहिए, तो एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता यहाँ से मिल जाती है, H प्लस की सीमांत मोलर चालकता यहाँ से मिल जाती है, परंतु इनमें एक्स्ट्रा Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकता और सोडियम की सीमांत मोलर चालकता ऐड हो जाती है। इसलिए इसको माइनस करने के लिए हमने लैम्डा एम नॉट NaCl कर दिया। लैम्डा एम नॉट एसीटिक अम्ल बराबर लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस आयन माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो लैम्डा एम नॉट एसीटिक अम्ल बराबर होती है लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H प्लस आयन। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरे अनुप्रयोग की यदि बात करें कोलराउस नियम का सेकंड अनुप्रयोग, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। इसकी सहायता से हम वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? माना किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य एसीटिक अम्ल की सांद्रता C पर वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो एसीटिक अम्ल CH3COOH ये वियोजित होता है CH3COO माइनस एसीटेट आयन प्लस H प्लस में। प्रारंभ में सांद्रता जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, इसका वियोजन स्टार्ट नहीं होता है, उस समय प्रारंभ में सांद्रता C एसीटेट आयन की 0 और H प्लस की 0। साम्य पर सांद्रता मान लीजिए अल्फा वियोजन की मात्रा है, तो एक मोल में से अल्फा वियोजित होता है अल्फा मोल, तो C सांद्रता में से C माइनस C अल्फा इसके वियोजन की मात्रा होगी। शेष बची सांद्रता C माइनस C अल्फा होगी। एसिड बनने वाले एसीटेट आयनों की मात्रा C इंटू अल्फा, H प्लस आयनों की जो सांद्रता होगी C अल्फा के बराबर होगी। अतः वियोजन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक Ka बराबर एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता बटे एसीटिक अम्ल की सांद्रता के अनुपात के बराबर होगी। एसीटेट आयन की जो साम्य पर सांद्रता है C अल्फा, H प्लस की C अल्फा और एसीटिक अम्ल की C कॉमन 1 माइनस अल्फा होती है, इसलिए Ka बराबर C अल्फा, Ka बराबर C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, या Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वियोजन स्थिरांक होगा। और यहाँ से हम ये वियोजन स्थिरांक होगा। तथा वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता, इन दोनों का अनुपात होता है। C सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा एम, सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा एम बटे लैम्डा एम नॉट। अतः Ka बराबर, चूँकि Ka बराबर हम पहले देख चुके हैं, Ka बराबर C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो इससे अल्फा का मान लैम्डा एम बटे लैम्डा एम नॉट जब हम रखते हैं, तो लैम्डा एम का स्क्वायर बटे लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, अंदर 1 माइनस अल्फा है, अल्फा का मान लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट रखते हैं, इसमें एलसीएम लैम्डा एम नॉट आता है, तो ये अंदर आएगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। एक लैम्डा एम नॉट से एक लैम्डा एम नॉट कैंसिल, तो Ka बराबर आता है C लैम्डा एम का स्क्वायर बटे लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। यह आपको ध्यान रखना है। ये वियोजन स्थिरांक का मान होता है।
या वियोजन स्थिरांक इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की यदि बात करें तो सबसे पहली यदि प्रॉब्लम की बात करें उदाहरण 6, इससे पहले 5 उदाहरण हम देख चुके हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस के लैम्डा एम नॉट का परिकलन कीजिए और दिया गया है लैम्डा नॉट Al3 प्लस बराबर 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा नॉट सल्फेट आयन बराबर 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका हल देखते हैं। तो कोल-राउस नियम से, कोल-राउस नियम क्या कहता है? कोल-राउस नियम से Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका जो वियोजन होगा वो किस प्रकार से होगा? तो इसका वियोजन होता है 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। यदि हम इसमें तो कोल-राउस नियम से लैम्डा नॉट Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर 2 लैम्डा नॉट Al3 प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस। इनके मान यदि रखते हैं, इनके मान रखने पर 2 इंटू एल्यूमिनियम की सीमांत मोलर चालकता Al3 प्लस की सीमांत मोलर चालकता 150.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरह सल्फेट आयन की सीमांत मोलर चालकता 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि इन मानों को सॉल्व करें तो ये आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 480 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इन मानों को ऐड करें तो इन मानों को ऐड करने पर ये आ जाता है 780 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान रखना है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये मोलर चालकता की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की यदि बात करें, यदि लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 119.0 लैम्डा नॉट Cl माइनस 76.3 लैम्डा नॉट Mg2 प्लस 106.0 तथा लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, यानी कि विभिन्न आयनों की मोलर चालकताएं दे रखी हैं। तो CaCl2 तथा MgSO4 के लिए सीमांत मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल-राउस नियम से। तो कोल-राउस नियम क्या को कोल-राउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम यह कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं का योग होती है। तो कोल-राउस नियम से सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 लैम्डा एम नॉट CaCl2 की यदि बात करें तो ये इसका वियोजन CaCl2 का वियोजन किस प्रकार से होता है? Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो इसके लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस। इन मानों को यदि हम रखते हैं, कैल्शियम आयन की सीमांत मोलर चालकता क्वेश्चन के अंदर दे रखी है जो 119.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसी तरह क्लोराइड आयन की सीमांत मोलर चालकता 2 इंटू क्लोराइड आयन की सीमांत मोलर चालकता 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। यदि इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर यह आ जाता है 119.0 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है 152.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि इन मानों को ऐड करें तो ऐड करने पर यह आ जाता है 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार से हम
मैग्नीशियम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इसी प्रकार से हम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के लिए सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 2 लैम्डा m नॉट MgSO4 की यदि बात करें तो इसके लिए सीमांत मोलर चालकता इसके आयनों की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। लैम्डा नॉट Mg2 प्लस लैम्डा नॉट SO4 माइनस। मैग्नीशियम आयन की सीमांत मोलर चालकता 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्लस सल्फेट आयन की सीमांत मोलर चालकता 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इन मानों को यदि हम ऐड करें, जोड़ें, तो ये आ जाता है 266 लैम्डा m नॉट MgSO4 की सीमांत मोलर चालकता इन मानों को जोड़ने पर 266.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त होती है। नेक्स्ट समस्या की यदि बात करें, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8, इससे पहले नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8, NaCl, HCl एवं NaAC के लिए लैम्डा m नॉट क्रमशः 126.4, 425.9 एवं मिक्रान में 0.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HAC अर्थात एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा m नॉट का परिकलन कीजिए। तो कोलराउस नियम की सहायता से या कोलराउस नियम के उपयोग से, कोलराउस नियम के उपयोग से लैम्डा m नॉट HAC अर्थात एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता स्मॉल लैम्डा नॉट H प्लस की सीमांत मोलर चालकता प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। और इन प्रबल विद्युत अपघट्यों से आयनों का यदि हम टोटल करें तो लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, हमको H प्लस और AC माइनस की सीमांत मोलर चालकता को टोटल यदि मिल जाए तो उसके लिए हमने प्रबल विद्युत अपघट्यों की इन सीमांत मोलर चालकताओं को जोड़ा और इसमें से माइनस जो एक्स्ट्रा आयन आ रहा है, एक्स्ट्रा आयन जो यहाँ पर आ रहा है Cl माइनस और Na प्लस, तो इनकी सीमांत मोलर चालकताओं को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको और आगे सोल्व करें तो लैम्डा नॉट HAC बराबर लैम्डा m नॉट HCl प्लस लैम्डा m नॉट NaAC, इसमें से माइनस कर दे लैम्डा m नॉट NaCl, तो हमको एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। यदि इन मानों को रखें तो मान रखने पर, इन मानों को यदि रखें तो मान रखने पर लैम्डा m नॉट HAC बराबर HCl की सीमांत मोलर चालकता 425.9 प्लस NaAC की सीमांत मोलर चालकता 91.0 माइनस NaCl की सीमांत मोलर चालकता 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाता है, यदि इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाता है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि नेक्स्ट समस्या की यदि बात करें, यदि नेक्स्ट समस्या की बात करें तो 0.001028 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 इंटू 10 की घात -5 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। चालकता का जो मात्रक होता है सीमेंस प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस प्रति मीटर। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा m नॉट
सीमांत मोलर चालकता का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसके वियोजन स्थिरांक Ka का परिकलन कीजिए। तो यदि इस सवाल की बात करें तो मोलर चालकता, सबसे पहले हम मोलर चालकता देखते हैं। मोलर चालकता का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोलर चालकता बराबर होती है कापा अपॉन सी। यदि इन मानों को रखें तो कापा का मान 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है, बटे यदि सांद्रता की बात करें तो 0.001028 मोल प्रति लीटर। चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर लीटर, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मल्टीप्लाई किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 लीटर में होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यदि इसको सॉल्व करें तो हमको प्राप्त होता है 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको सॉल्व करने पर हमको ये प्राप्त होता है। यदि वियोजन की मात्रा की बात करें, वियोजन की मात्रा एल्फा, वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा एल्फा ये हम देख चुके हैं, ये होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। और इन मानों को रखें, लैम्डा एम सी सांद्रता या किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता है और लैम्डा एम नॉट सीमांत मोलर चालकता है। इन मानों को यदि रखें, अभी हमको प्राप्त हुई थी मोलर चालकता जो सी सांद्रता पर थी, जिसका मान मिला था हमको 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन लैम्डा एम नॉट सीमांत मोलर चालकता दे रखिए 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि सॉल्व करें इसको, तो इसको सॉल्व करने पर एल्फा का मान आता है 0.1233। वियोजन स्थिरांक की यदि बात करें तो वियोजन स्थिरांक Ka, वियोजन स्थिरांक Ka बराबर सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा होता है। इन मानों को यदि रखें तो इन मानों को रखने पर 0.001028 सी का मान है मोल प्रति लीटर इंटू एल्फा स्क्वायर अर्थात 0.1233 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233। यदि इसको सॉल्व करें, इन मानों को रखें और इन मानों को रखने के बाद में इसको आगे सॉल्व करें तो Ka बराबर 0.001028 मोल प्रति लीटर इनटू इसका स्क्वायर करें तो ये आता है 0.01520 अपॉन 0.1 माइनस 0.1233 करें तो आता है 0.8767। यदि इसको सॉल्व करें तो वियोजन स्थिरांक हमको प्राप्त होता है, वियोजन स्थिरांक Ka का मान आता है 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। क्योंकि एल्फा की कोई भी मान नहीं होती है, तो जो सांद्रता की इकाई वही यहाँ पर वियोजन स्थिरांक की इकाई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटनी सेलों की यदि बात करें तो इससे पहले हमने वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ लिए। वैद्युत रासायनिक सेलों के अंदर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेलों की बात करें तो वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है
उसे वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अर्थात इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उपापचयी अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया करने के लिए बाह्य विभव स्रोत लगाया जाता है, बाहर से विद्युत ऊर्जा का स्रोत लगाया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा सेल को दी जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप उसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। यदि वैद्युत अपघटन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य, यदि वैद्युत अपघटन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उपापचयी अभिक्रिया होती है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचय अभिक्रिया होती है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। वैद्युत अपघटनीय सेल में एक पात्र में 2 धातु इलेक्ट्रोड लगाकर एक विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक विद्युत अपघट्य विलयन लेकर के 2 इलेक्ट्रोड इसमें धातु के लगा दिए जाते हैं और बाह्य स्रोत की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव हुआ करता था, कैथोड पॉजिटिव हुआ करता था। यहाँ अपोजिट हो गया, पर प्रोसेस एनोड पर वहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा था, यहाँ भी ऑक्सीकरण होगा, वहाँ कैथोड पर अपचयन हो रहा था, यहाँ भी कैथोड पर अपचयन होगा, केवल साइन अपोजिट है। वैद्युत अपघटनीय सेल में एक पात्र में 2 धातु इलेक्ट्रोड लगाकर एक विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़कर दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, दिष्ट धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। इस सेल में एनोड धनावेशित तथा कैथोड ऋणावेशित होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणावेशित और कैथोड धनावेशित होता था। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन अर्थात कैटायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन अर्थात एनायन एनोड की ओर गमन करते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो कैटायन या धनायन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमेशा वो नेगेटिव टर्मिनल अर्थात कैथोड की तरफ गति करेगा। जैसा कि चित्र से दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैथोड की ओर गति करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी ओर गति करता है, जबकि ऋणायन एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी ओर गति करता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज की तरफ ही आयन ट्रांसफर होते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैटायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन अर्थात एनायन एनोड की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल का उदाहरण, तो इसके उदाहरण से और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं इसको। कॉपर सल्फेट CuSO4 के जलीय विलयन में डूबे हुए 2 कॉपर इलेक्ट्रोडों पर विद्युत प्रवाहित करने पर कॉपर आयन Cu2+ आयन कैथोड यानी कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर पर विसर्जित होते हैं तथा निम्न अभिक्रिया होती है। हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होता है, कॉपर आयन वहाँ पहुँचता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में बदलकर कैथोड से चिपक जाता है, कैथोड पर निक्षेपित होता है, जमा होता रहता है। कॉपर धातु कैथोड पर जमा हो जाती है तथा एनोड पर कॉपर धातु Cu2+ आयनों में बदल जाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड जो कॉपर का बना होता है सामान्यतः उससे कॉपर सॉलिड कॉपर आयन में बदल करके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कॉपर आयन में बदल करके विलयन में आ जाता है। इस प्रकार कॉपर एनोड से ऑक्सीकृत होकर घुलता है तथा कैथोड पर जमा होता जाता है। इस प्रक्रिया से अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदला जाता है। जब भी कॉपर का शुद्धिकरण करना होता है, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एनोड के रूप में, शुद्ध धातु की पतली छड़ कैथोड के रूप में लेकर के जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से कॉपर ऑक्सीकृत होकर के कॉपर आयन में बदलकर विलयन में आता रहता है और यह कैथोड अर्थात नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर उस पर निक्षेपित या जमा होता रहता है। इसके लिए अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है, जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलेय होता है तथा शुद्ध कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। सोडियम एवं मैग्नीशियम को उनके संगलित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन द्वारा तथा एल्यूमिनियम को क्रायोलाइट होता है Na3AlF6 की उपस्थिति में।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इन सक्रिय धातुओं के लिए कोई उपयुक्त अपचायक उपलब्ध नहीं है। सोडियम और मैग्नीशियम, इनके सामान्यतः इलेक्ट्रोड विभव के मान काफ़ी नेगेटिव होते हैं, तो इनके लिए उपयुक्त अपचायक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन धातुओं का जो निष्कर्षण करते हैं, इन धातुओं को इनके संगलित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के दो मुख्य नियम दिए जो निम्न है। पहला नियम क्या कहता है? फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ये क्या कहता है? विद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा जमा अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटनीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा अर्थात प्रवाहित आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि W ग्राम पदार्थ विद्युत धारा के Q कूलाम आवेश Q कूलाम प्रवाहित करने पर निक्षेपित होता है, यदि W ग्राम पदार्थ विद्युत धारा के Q कूलाम प्रवाहित करने पर निक्षेपित होता है तो W समानुपाती Q, और जब भी W समानुपाती IT, चूंकि Q बराबर होता है IT, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर होती है, I बराबर Q/T होती है, तो यहाँ से Q बराबर I/T या W बराबर ZIT। यहाँ Z पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I विद्युत धारा, T समय। यदि I का मान 1 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड हो तो W बराबर Z होगा। इन मानों को रखा है, I का मान 1 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड रखें तो W बराबर Z प्राप्त होता है। इससे हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की निक्षेपित उस मात्रा के बराबर होता है जब उसमें विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो ये क्या कहता है कि विभिन्न वैद्युत अपघटनीय विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान, रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान में यदि धनायन को अपचित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे दें तो तुल्यांक की द्रव्यमान प्राप्त होता है, तुल्यांक की भार प्राप्त होता है। तो तुल्यांक की द्रव्यमान के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए इसको उदाहरण से और अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि उदाहरण की बात करें, उदाहरण से देखते हैं इसको। उदाहरण, जब समान विद्युत धारा दो विद्युत अपघटनीय विलयनों जैसे श्रेणी क्रम में जुड़े कॉपर सल्फेट CuSO4 तथा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में प्रवाहित की जाती है, तब निक्षेपित कॉपर तथा सिल्वर के भार, निक्षेपित कॉपर का भार बटे निक्षेपित सिल्वर का भार, ये किसके बराबर होगा? कॉपर का तुल्यांक की भार बटे सिल्वर का तुल्यांक की भार के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि W1 यदि इसका भार है, W2 सिल्वर का भार है, कॉपर का तुल्यांक की भार E1 है, सिल्वर का तुल्यांक की भार E2 है, तो W1/W2 बराबर E1/E2 के बराबर होगा। Ag+ के 1 मोल के अपचयन हेतु, Ag+ का 1 मोल है, इसके अपचयन हेतु 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल में जो आवेश होता है 96,487 कूलाम या 1 फैराडे विद्युत की मात्रा आवश्यक होती है। Mg2+ के 1 मोल पदार्थ के अपचयन हेतु 2 मोल इलेक्ट्रॉन, चूंकि इस पर 2+ आवेश है इसलिए इसके 1 मोल के अपचयन हेतु 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या 2 फैराडे तथा एल्यूमिनियम Al3+ के 1 मोल पदार्थ के अपचयन हेतु, चूंकि इस पर 1 मोल पर 3 आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके 1 मोल पदार्थ के अपचयन हेतु 3 मोल इलेक्ट्रॉन या 3 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से W1/W2 बराबर E1/E2 होगा। और इसके लिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के लिए सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होती है, जिसमें 2 अलग अलग विलयनों के अंदर यदि विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करें तो उनके इलेक्ट्रोडों पर जमा या इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक के भार के अनुपात के बराबर होती है।
उन पर जमा पदार्थों की मात्रा तुल्यांक के भार के अनुपात के बराबर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 10। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो सवाल में जो दे रखा है विद्युत धारा I बराबर 1.5 एम्पियर। यदि समय की बात करें, समय t बराबर 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करें तो 10 × 60 बराबर 600 सेकंड। यदि या q बराबर आवेश, प्रवाहित होने वाला आवेश, प्रवाहित आवेश की यदि बात करें या विद्युत की मात्रा q बराबर I × t, I का मान 1.5, t का मान 600 सेकंड, तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 900 कूलाम। q बराबर I × t, I का मान 1.5, q का मान 600 सेकंड। यदि इसको सोल्व करें तो ये आता है 900 कूलाम। अभिक्रिया इसके लिए, यदि हमको कॉपर धातु निक्षेपित हो रहा है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो अभिक्रिया कैसे होती है, Cu2+ और Cu2+ एक्वस में ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड के रूप में कैथोड पर निक्षेपित होता है। इसके अनुसार 1 मोल कॉपर को 1 मोल या 1 मोल में कॉपर की मात्रा जो ग्राम में होती है 63 ग्राम, चूँकि इसका परमाणु भार 63 ग्राम होता है, इसका परमाणु भार का जो संख्यात्मक मान है उसकी ग्राम में मात्रा वो इस 1 मोल के बराबर होती है। तो 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित करने के लिए 2 फैराडे या 1 फैराडे में जो आवेश होता है 96,487 कूलाम फिक्स मान होता है, 96,500 कूलाम भी ले लेते हैं, तो 2 × 96,487 कूलाम आवेश आवश्यक होता है की आवश्यकता होती है या आवश्यकता होगी। 1 फैराड बराबर 96,487 कूलाम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अतः 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान Cu का द्रव्यमान बराबर 63 ग्राम पर मोल इंटू 900 कूलाम अपॉन, चूँकि 2 फैराडे आवेश से 2 × 96,487 कूलाम पर मोल, 96,487 × 2 कूलाम आवेश से 63 ग्राम कॉपर निक्षेपित हो रहा है, तो 900 कूलाम आवेश से कितना कॉपर निक्षेपित होगा, तो 63 ग्राम पर मोल इंटू 900 कूलाम बटे 2 × 96,487 कूलाम पर मोल। यदि इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाता है 0.02938 ग्राम। अतः निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान 0.2938 ग्राम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत अपघटन के उत्पाद। तो ध्यान से देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद
किस किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ की अवस्था, अर्थात पदार्थ अपनी गलित अवस्था में या जलीय विलयन में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोड की प्रकृति, अर्थात इलेक्ट्रोड सक्रिय है या अक्रिय। सक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अक्रिय इलेक्ट्रोड केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत का काम करते हैं तथा ऑक्सीकारक व अपचायक स्पीसीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करते हैं। सक्रिय धातुओं के इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु अक्रिय धातु जैसे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्युत अपघटन के उदाहरण। यदि वैद्युत अपघटन के उदाहरणों की यदि बात करें, वैद्युत अपघटन के उदाहरण की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। गलित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम, चूंकि दो ही प्रकार के आयन होंगे इसमें, एक प्रकार का धन आयन Na+, एक प्रकार का ऋण आयन Cl-, तो Na+ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कैथोड की ओर आकर्षित होकर कैथोड पर पहुंचेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम धातु के अंदर निक्षेपित होगा तथा एनोड पर क्लोरीन Cl2 Cl- एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत होगा। तो क्लोरीन एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में केवल एक ही प्रकार के धनायन Na+ तथा ऋणायन Cl- है, जिनका क्रम से अपचयन तथा ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर सोडियम पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम धातु में अपचयित होकर के सोडियम धातु के रूप में निक्षेपित होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, Cl- पॉजिटिव चार्ज एनोड पर पहुंचेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से NaHCl2 गैस तथा H2 गैस बनती है। इसमें कौन कौन से आयन होंगे? NaCl के जलीय विलयन में Na+ भी होते हैं, Cl- भी होते हैं, H+ और एवं OH- आयन होते हैं तथा विलायक H2O के अणु भी होते हैं। तो कैथोड पर निम्न दो अभिक्रियाएं हो सकती हैं। एक से अधिक प्रकार के धनायन है तो एक से अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं की संभावना यहाँ पर कैथोड पर बन जाती है। कौन कौन सी? उस पर सोडियम पहुँचता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर के सोडियम धातु में अपचयित हो सकता है। इसके लिए E0 सेल का मान -2.71 वोल्ट है, जबकि H+ जो हाइड्रोजन आयन है वो भी कैथोड पर पहुंचता है, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में रिड्यूस होता है और इसके लिए E0 सेल 0.0 वोल्ट है। लेकिन कैथोड पर वह अभिक्रिया होती है जिसके लिए E0 का मान अधिक होता है, और E0 मान दोनों में से कौन सा अधिक है? हाइड्रोजन के लिए। तो निश्चित है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, अतः कैथोड पर अभिक्रिया 2 होगी, अर्थात हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। H+ एक्वस H2O के वियोजन से प्राप्त होता है। अतः कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, चूंकि H2O से आता है H+, तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। H2O लिक्विड अवस्था में इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और OH- आयन बनते हैं। एनोड पर होने वाली संभावित अभिक्रिया, चूंकि एक से अधिक प्रकार के ही ऋणायन है, इसलिए एनोड पर भी एक से अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं की संभावना बनती है, जिसमें क्लोरीन माइनस एनोड पर पहुंचकर ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस देता है। इसके लिए E0 सेल 1.36 वोल्ट होता है, जबकि OH- या इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं 2H2O लिक्विड O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है, +4H+ +4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है। इसके लिए E0 सेल 1.23 वोल्ट होता है। एनोड पर कम E0 मान वाली अभिक्रिया पहले होती है, अतः एनोड पर अभिक्रिया 2 होनी चाहिए, होनी तो 2 चाहिए थी, अर्थात ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन के अधिविभव के कारण, अर्थात ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए एक्स्ट्रा विभव लगाने की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के अधिविभव के कारण अभिक्रिया एक ही संपन्न होती है। अतः कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है, अतः कैथोड पर H2O लिक्विड इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और OH- आयन बनते हैं। एनोड पर Cl- पहुंचता है और क्लोरीन गैस उत्सर्जित करता है, और एनोड पर सामान्यतः ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके क्लोरीन गैस उत्सर्जित करता है।
इसके लिए समग्र अभिक्रिया की यदि बात करें Na से या एक्वस प्लस H2O, तो Na प्लस एक्वस विलियन में ही रहते हैं, OH माइनस आयन विलियन में ही रहते हैं, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है। नोट ये भी आपको याद रखना है, इस विद्युत अपघटन में अक्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम प्रयुक्त किया जाता है, जो केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत का कार्य करता है, सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उदाहरण नंबर 3 की यदि बात करें, उदाहरण नंबर 3, H2SO4 का वैद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा। H2SO4 के वैद्युत अपघटन उत्पाद सांद्रता पर डिपेंड करते हैं, सांद्रता पर निर्भर करते हैं, अतः इसमें इलेक्ट्रोड विभव के स्थान पर नष्ट समीकरण से प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव काम में लेते हैं। यदि तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन किया जाए तो निम्न अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित 2H2O, यदि तनु H2SO4 लें तो ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्सर्जित होती है। सामने तो कैथोड पर तो H+ पहुँचता है और H+ पहुँच करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, परंतु एनोड की यदि बात करें तो 2H2O O2 + 4H+ इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। इसके लिए ई नोट से प्लस 1.23 वोल्ट है। जबकि सांद्र H2SO4 यदि लिया जाए तो वहाँ पर सांद्र H2SO4 लेने पर एनोड पर सामान्यतः सल्फेट आयन पहुँचते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग करके पर सल्फेट आयन बनाते हैं, H2O8 2- बनाते हैं। इसके लिए ई नोट सेल का मान 1.36 वोल्ट है। सामान्यतः तनु H2SO4 लेने पर इन दोनों ही अभिक्रियाओं की संभावना एनोड पर बनती है, परंतु एनोड पर वह अभिक्रिया यदि एक से अधिक अभिक्रियाओं की संभावना यदि बनती है तो वह अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, और सामान्यतः इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। इसलिए तनु H2SO4 के केस में सामान्यतः एनोड पर यही अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास। यदि अभ्यास की बात करें तो 1 फैराडे विद्युत की कितनी मात्रा के बराबर होता है? तो 1 फैराडे की यदि बात करें तो 96,487 कूलम या 96,500 कूलम के बराबर होता है, और या 1 मूल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर होता है। तो 1 फैराडे विद्युत की उस मात्रा के बराबर होता है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को निक्षेपित करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो किसी दुर्बल अम्ल के लिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो यह भी हमने पढ़ा है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka बराबर होता है C∝² 1 - अल्फा, या C सांद्रता है और अल्फा वियोजन की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, वियोजन की मात्रा तथा सीमांत मौलर चालकता में संबंध बताइए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होती है किसी भी सांद्रता पर मौलर चालकता बटे सीमांत मौलर चालकता λm/λm0। λm दी गई सांद्रता पर मौलर चालकता, λm0 सीमांत मौलर चालकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो कोलराउस का नियम लिखिए। कोलराउस नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मौलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की सीमांत मौलर चालकता के योग के बराबर होती है, और इसे कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम कहते हैं। इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत मौलर चालकता को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन की अनंत अनुता या लगभग शून्य सांद्रता पर मौलर चालकता को सीमांत मौलर चालकता λm0 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तनुता बढ़ाने पर चालकता एवं मौलर चालकता पर क्या प्रभाव होता है? तो तनुता का चालकता तथा कापा पर प्रभाव क्या पड़ता है? तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन विलयन में आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता कम होती है, क्योंकि इकाई आयतन का चालकत्व तो चालकता कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तनुता का मौलर चालकता λm पर प्रभाव की यदि बात करें
तो तनुता बढ़ाने पर 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन बढ़ता है, अतः मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि लैम्डा m बराबर होता है कापा अपॉन सी या कापा इंटू वी 1 मोल पदार्थ के लिए। यद्यपि तनुता बढ़ाने पर कापा का मान घटता है और वी का मान बढ़ता है, परंतु वी में वृद्धि कापा में होने वाली कमी से अधिक होती है। यद्यपि तनुता बढ़ाने पर चालकता कापा में कमी होती है, परंतु आयतन में अधिक वृद्धि होती है, इसलिए तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। नेक्स्ट, जल की लैम्डा m नॉट ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसके लिए सीमांत मोलर चालकता वही कोलराउस नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। जल एक बहुत दुर्बल वैद्युत अपघट्य माना जाता है, अतः कोलराउस के नियम से जल के लिए लैम्डा m नॉट ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि HCl, NaOH तथा NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, जिनके लिए लैम्डा m नॉट के मान लैम्डा m तथा C⁻½ के मध्य ग्राफ के बहिर्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अतः लैम्डा m नॉट के मानों का प्रयोग कर निम्न समीकरण द्वारा जल के लिए लैम्डा m नॉट ज्ञात किया जा सकता है। लैम्डा m नॉट H2O बराबर लैम्डा m नॉट HCl प्लस लैम्डा m नॉट NaOH माइनस लैम्डा m नॉट NaCl। इस इक्वेशन की सहायता से जल के लिए हम सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसमें प्रबल विद्युत अपघट्यों का प्रयोग करते हुए दुर्बल विद्युत अपघट्य पानी की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। लैम्डा m नॉट H2 बराबर लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस लैम्डा नॉट OH माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। लैम्डा m नॉट H2 बराबर लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटन निष्कर्षण होता है। तो एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका वैद्युत अपघटन निष्कर्षण होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, क्योंकि इनके E0 के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं, अतः इनके लिए उपयुक्त रासायनिक अपचायक उपलब्ध नहीं होते हैं और ये स्वयं प्रबल अपचायक होती है, इसलिए इनके निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटन निष्कर्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो निम्नलिखित अभिक्रिया में डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। डाइक्रोमेट आयन दिया Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है क्रोमियम Cr3 प्लस 7H2। दी गई अभिक्रिया में 1 मोल डाइक्रोमेट आयनों के अपचयन के लिए, जैसा कि दिखाया जा रहा है यहाँ पर समीकरण में, 6 मोल इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 1 फैराडे अर्थात 96,500 कूलॉम होती है। अतः 6 मोल इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होने पर आवश्यक विद्युत की मात्रा 6 फैराडे अर्थात 96,500 कूलॉम इंटू 6 बराबर 5,79,000 कूलॉम बराबर 5.79 इंटू 10⁵ कूलॉम होगी। नेक्स्ट समस्या की यदि बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। नेक्स्ट हम देखते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हल की यदि बात करें तो आवेश Q बराबर होता है प्रवाहित होने वाली धारा इंटू समय, और विद्युत धारा की यदि बात करें, या हम कह सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। यदि विद्युत धारा की बात करें तो I बराबर सवाल के अंदर दिया गया 0.5 एम्पियर। यदि टाइम की बात करें तो T बराबर 2 घंटे। यदि इसको सेकंड में चेंज करें तो 2 इंटू 60 इंटू 60 अर्थात यह आ जाता है लगभग 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड।
नेक्स्ट हम बात करें, यदि बात करें आवेश, इन मानों को रखने पर आवेश का मान 0.5 × 2 × 60 × 60, तो आवेश का मान आ जाता है 3600 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अतः 3600 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 3600 कूलाम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, या 3600 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की यदि बात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की यदि बात करें तो बराबर 3600 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बराबर, इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 2.25 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। अतः धात्विक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः धात्विक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन बराबर 2.25 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।